बताइए बिना अपनी व्यक्तिगत जानकारी दी हुई। मैम मैं 10th 2008 में किया हूँ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हाँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से 2012 में, और बीटेक 2015 में AKTU से। बीटेक कहाँ से किया आपने? AKTU फुल फॉर्म? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ओके। और बताइए आपकी हॉबी? प्लेइंग क्रिकेट है। प्लेइंग क्रिकेट। तो मुझे आप पहले ये बताइए कि जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन कारों में यूज़ होता है तो इसमें डिफरेंस क्या है? यस मैम, पेट्रोल इंजन वर्क ऑन द ऑटो साइकिल, डीजल इंजन वर्क ऑन द डीजल साइकिल। पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और डीजल इंजन में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। और पेट्रोल इंजन का में मोटरसाइकिल के यूज होता है लेस कम्पैक्ट के लिए, फ्लाई व्हील इसमें में लेस वेट का होता है। डीजल इंजन में फ्लाई व्हील ज़्यादा होता है, और डीजल इंजन के लिए ट्रक बसेस के लिए यूज़ होता है। और जैसे हेवी वेट के लिए डीजल इंजन के यूज़ करते हैं। डीजल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है, पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। ओके, डीजल का पेट्रोल कॉस्ट लो होता है जी, और डीजल का लो होता है, पेट्रोल का हाई होता है। डीजल का लो। ये मुझे बताइए कि पहले पेट्रोल और डीजल के कॉस्ट में काफ़ी अंतर था, ठीक है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे समान प्राइस होता जा रहा है, डिफरेंस कम होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण आपको लगता है? इसका मेन कारण ये है कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो 10% अभी 2022 तक करने की बात की थी, वो कर दी गई है आई थिंक, और इसके वजह से कम हो रहा है, और आने वाले टाइम में 2025 तक ये कम हो और हो जाएगा। ओके, कम हो जाएगा। ये मुझे बताइए, अभी आपने इथेनॉल की बात की है, तो इथेनॉल को बनाया कैसे जाता है, उसका सोर्सेस क्या क्या है? उसका मेन सोर्सेस जैसे गन्ना हो गया, और जैसे फार्मिंग से बना सकते हैं गन्ना, और ध्यान में नहीं आ रहा है, और अच्छा कोई नहीं। एग्रीकल्चर जैसे ये 20% इसको ब्लाइंड करने की बात की जा रही है, मिक्स करने की बात की जा रही है इथेनॉल को पेट्रोल और डीजल दोनों में, जैसे और इसका टारगेट अब 2025 कर दिया गया है। तो ये मुझे बताइएगा कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यस, इसका इन्वायरमेंट में सब पोल्यूशन कम होगा, चलो, और ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट कम पड़ेगा। जैसे वर्षा की जो अचानक कभी कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा होती भी नहीं है, इस चीज़ पे मेंटेनेंस आ जाएगी कि हाँ समान मानसून रहेगा। इसमें ज़्यादातर और लाइफ में ह्यूमन लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा अच्छे से। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अभी गर्मी की बात की, ये हीट सोर्स क्या है? हीट सोर्स और सिंक आपने सुना होगा, ये क्या होता है? हीट सोर्स में एक रिजर्वायर है जहाँ से सर हीट सिंक किया हीट का सोर्स है, और सिंक जो जिसमें मान लीजिए एटमॉस्फेयर है वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, बीच में इसमें वर्क ट्रांसफ़र होता है, वर्क आउटपुट जैसे निकलता है, वर्क इनपुट देते हैं ये। अच्छा मुझे एक बार बताइए कि अभी हीट से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये हीट ट्रांसफ़र के क्या क्या मेथड होते हैं? हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स में 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो सूरज से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, अर्थ पे आ रहा है, ये इसमें तीनों में से कौन सा मेथड है? रेडिएशन। रेडिएशन। और जो समुद्र गर्म हो रहा है उसको? वो में कन्वेक्शन आई थिंक, मॉलिक्यूलर उसमें चेंजिंग हो जाए। मॉलिक्यूल में किस तरह की चेंजिंग आ रही है? सपोज डेट में पानी की किरणें सूर्य की किरणें पानी पे पड़ रही है, तो पानी की ऊपरी सतह पे सूर्य की किरणें पड़ रही, और वहाँ से मॉलिक्यूलर डिसबैलेंस होकर पानी की सतह तक नीचे हल्के हल्के डाउन हो रही है, उसे कन्वेक्शन थर्ड से। ठीक है, अब सर अच्छा मुझे ये बताइए कि हीट ट्रांसफ़र के जो 3 मेथड्स होते हैं, जैसे व्हाट इज़ द 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र? क्या होता है हीट ट्रांसफ़र जो होता है उसके 3 मेथड क्या होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जो मैडम ने अभी आप मुझे ये जानना है कि किसमें मीडियम होती है और किसमें मीडियम नहीं होती है। सर मीडियम सर कंडक्शन में होती है सर। कंडक्शन में होती है। जी, जब एक बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र कॉन्टेक्ट से
उसमें कंडक्ट वैक्यूम के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है सर वैक्यूम्स जब चलती हैं वैक्यूम वैक्यूम्स गाड़ियाँ जी। जो चलती हैं उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रेडिएशन कन्वेक्शन होता है ना, वो कैसे होता है वो मुझे बताइए। सर एक्चुअली में सर वहाँ पर सर एयर के थ्रू होता है, उसमें इंजन सर पिन लगा होता है। अच्छा तो पिन लगाने से ये होता है कि उसका सरफेस एरिया सर इंक्रीज कर जाता है। अच्छा अगर इंजन सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करता है? सर वो पिन के माध्यम से क्या? पिन के माध्यम से थ्रू अच्छा। सर सपोर्टेड ये पिन है और वहाँ गोला है, अच्छा वहाँ से सर पिन निकाल दिए तो हाँ। सरफेस एरिया लेंथ और विथ इंक्रीज कर गया, अच्छा उसके थ्रू से में सर एरिया इंक्रीज कर जाता है। अच्छा जैसे सर गाड़ी हीट होती है तो अच्छा, एक मिनट, जैसे मान लीजिए पिन को मैंने विड्रॉ कर लिया तो स्पेस जो है वो कम गया, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गाड़ी के ऊपर? तो गाड़ी से जल्दी कूल नहीं हो पाएगी सर। कूल नहीं होता, तो इंजन कूलिंग तो होती ही है, इंजन वो कूलिंग इफेक्टेड होगा क्या? इफेक्ट पड़ेगा सर, ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं चल सकती है गाड़ी। अच्छा इंजन हीट कर माइलेज ज़्यादा नहीं होगा? माइलेज ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा और सर उसमें इंजन ऑयल जल्दी बर्न होने की चांस रहती है, फटीक होने की चांस भी अच्छा, रहती है। इंजन ऑयल जो होता है वो कब बर्न होता है एग्जैक्ट, कब बर्न होता है? जैसे आपने अभी कहा कि बर्न हो जाता है, तो कब बर्न होता है? इस फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर है जिससे बर्न हो जाता है सब इंजन? बर्न नहीं हो सब बर्न नहीं हो पाता, सब ब्लैक हो जाता है, थोड़ा Black खराब हो हो जाता जाता है। है, उसको हाँ। विस्कोसिटी केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। विस्कोसिटी उसका कम हो जाता है सर, अच्छा केमिकल कम होता है। अच्छा अच्छा, पेट्रोल जो गाड़ियाँ हैं अगर उसमें डीजल यूज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पेट्रोल गाड़ी में अगर सर हम डीजल यूज तो डिटोनेशन की प्रॉब्लम आएगी सर। क्या चीज़ की प्रॉब्लम है? डिटोनेशन नॉकिंग से अच्छा, लॉकिंग, ये क्या होता है? सर नॉकिंग जैसे प्री इग्निशन होता है सब, प्री इग्निशन अच्छा तो सर पहले सर ही उसको बर्न होने से पहले ही हो जाती है बर्न उसको डिटोनेशन। जैसे सर पेट्रोल इंजन में अच्छा, सीसी इंजन क्या होता है? सीसी सीसी इंजन का कंसेप्ट मुझे बता दीजिए। सीसी होता है क्यूबिक कैपेसिटी होता है सर। क्यूबिक कैपेसिटीज़ क्या होता है? सर इंजन की कैपेसिटी बताता है सर, जैसे सपोर्ट डेट 125 जैसे बाइक है हाँ। उसको लीटर में बताते हैं, 100 इतना क्यूबिक कैपेसिटी में। तो जो क्यूबिक कैपेसिटीज़ है वो हैवी व्हीकल्स जो टैंकर्स हैं, बड़ी बड़ी जो वॉल्वो बसें हैं या जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे ऑटो हैं, फोर व्हीलर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर व्हीलर्स, जस्ट आई वांट टू नो, तो क्या सबकी अलग अलग होती हैं? ये सर अलग अलग तो होती हैं सब। कुछ बता सकते हैं डिफरेंसेस? सर जैसे मारुति में होती है सर 1000 से 2000। अच्छा और अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि जैसे मारुति 800 है, नैनो है, ये सब गाड़ियाँ क्या क्यों गॉन होती जा रही हैं? क्या ऐसी कमी रही है? क्या उसमें मॉडिफाई किया गया आज की गाड़ियों में? जो आज की गाड़ियाँ अभी वो जो है बहुत लॉन्च कर रही हैं, बोलेरो वगैरह जो गाड़ियाँ हैं, या तो वो सब गाड़ियों में क्या अंतर है जो कि मारुति 800 वगैरह गॉन हो रही हैं, न्यू मॉडिफाइड गाड़ियाँ आ रही हैं? सर इसमें एक तो सर फर्स्ट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सर। क्या चीज़ सेफ्टी पॉइंट? सर जैसे आजकल की गाड़ियाँ में सर एयर बैग इंक्लूड हो रही है सर। और स्कॉर्पियो वगैरह बहुत ज़्यादा जी देखने को मिलेंगी आपको रोड पे, जी। लेकिन ये मारुति की गाड़ियाँ जो हैं 800 ये सब गॉन हो चुकी हैं। ये एम्बेसडर अब कहाँ चल रही है? मारुति ओमनी दिख ही नहीं रहा है मार्केट में। ये सर- क्या ऐसा मॉडिफिकेशन आया गाड़ियों में, कुछ बता सकते हैं अंतर? सर ज़्यादा डिटेल इससे पता तो नहीं मुझे, मैं जहाँ नहीं, आप तो वैकिल्स, आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से है ना? नहीं सर मैकेनिकल से। ठीक है, तो वैकिल्स इंस्पेक्टर होने जा रहे हैं आप, तो इतना तो मुझे बता ही सकते हैं ये कंसेप्ट मॉडिफाई क्या कारण उसमें कि मॉडिफाई ये गाड़ी? जहाँ तक मैं सर सोच पा रहा हूँ सर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सर, और रोड की कंडीशन के अनुसार सर, रोड के जैसे आजकल की गाड़ियों की क्लियरेंस सही रहा है सर। क्लियरेंस सही रहा, उस समय की गाड़ियों में क्लियरेंस नहीं उस सही। समय में गाड़ियों में क्लियरेंस थी सर। क्लियरेंस पे कौन कौन से कागज़ की जरूरत पड़ती है? क्लियरेंस सिंस डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर सरफेस क्लियरेंस है, जो ग्राउंड क्लियरेंस, और जो वो चेचिस की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। चेचिस, गाड़ी की चेचिस। हाँ ग्राउंड क्लियरेंस। अच्छा, चेचिस मतलब ग्राउंड क्लियरेंस, वही चेचिस, उसका डिफरेंसेस बता रहे हैं क्या? मैं सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज इस आप ग्राउंड किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? सर जैसे केचिस होती है हाँ, चेचिस जी जी। डिफरेंट होता है क्या? चेचिस उस समय की और अभी के चेचिस में अंतर है क्या? उस समय के चेचिस सब बल्कि थोड़ा होता था। बल्कि होता था, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था?
सर बल्कि होने से सर स्पीड पर सर इफेक्ट पड़ता था। अच्छा, आजकल की गाड़ियाँ सर एरोडायनेमिक बन रही है, जैसे एरोडायनेमिक जैसे? लिफ्ट जैसे सर ड्रैग फोर्स जो होती है ना, उसके अनुसार सर जो एयर की वेलोसिटी के अनुसार हाँ। वो सही से चल सके। स्पीड माइलेज भी है आज की गाड़ियों में तो ज़्यादा। एयर की वेलोसिटी की स्पीड को मेंटेन करती है क्या? नो सर, जैसे अपोजिट डायरेक्शन से आती है अच्छा, गाड़ी, अच्छा। तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ती अच्छा, है गाड़ी की स्पीड किस चीज़ से मेंटेन होती है? सर। आई थिंक डायनोमीटर से। ये क्या होता है? डायनोमीटर डिवाइस है जो तो मेजर द ब्रेक पावर से। अच्छा, तो सब गाड़ियों की अलग अलग होती है? नहीं सर, एक जैसे होती है सर। अच्छा, इंजन के अंदर पावर्स को कैसे जनरेट करते हैं, कुछ बता सकते हैं? जैसे इंजन के अंदर पावर जनरेट करने के सर, जैसे फ्यूल है केमिकल इंजन की फॉर्म में सर। अच्छा, केमिकल इंजन सर आने के बाद से कंबसन चैम्बर में सर वो बर्न होने के बाद अच्छा, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हीट एनर्जी सर हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। मैकेनिकल वहाँ से सर मुझे पावर मिलती है सर। अच्छा, जो कंबसन चेम्बर में हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चुनी, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कुछ जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में? ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कुछ पता है इसके बारे में? कुछ पता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, हाइड्रोस्टैटिक का नाम सुना है आपने? हाइड्रोस्टैटिक यस सर। क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक बता सकते हैं किस टाइप के गाड़ियों में इसकी यूज होती है? नहीं सर। कभी नहीं सुना हाइड्रोस्टैटिक का नाम, सुना ही नहीं है? नहीं सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना होगा आप? मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया आपने, Yes, sir. तो मेरे को बस दो अंतर बता दीजिए, जस्ट ओनली फॉर 2 एग्जांपल्स, कि थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में सर हीट को सर कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा उसको देखते हैं। मेजर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? नहीं, मेजर तो करते हैं सर हीट ट्रांसफर सर। अच्छा, इसमें सर एनालाइज करते हैं सर। अच्छा, अच्छा। ये हॉबी आपने दिया है, प्लेइंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग Yes. आपने दिया है। हार्ड वर्किंग ऐसा कौन सा, मुझे अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है आपका कौन सा क्वालिटीज़ है जिससे हम लोग ये पैनल्स डिसाइड करें कि आप एलिजिबल हैं एज ए वैक्यूम इंस्पेक्टर के लिए? ऐसी 2 क्वालिटीज़ मुझे बता दीजिए एज ए हार्ड वर्कर के लिए। आप हार्ड वर्कर हैं ना, तो Yes, ऐसी sir. 2 क्वालिटीज़ हार्ड वर्किंग में बता दीजिए कि ये पैनल्स आपको, कि आप यू आर एलिजिबल हो। सर जैसे मैं किसी काम को करता हूँ तो सोचता हूँ मैं फाइनल करूँ सर, तो उसमें टाइम लगे कितना। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे अभी सर रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। और जो है एक क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए आप, कि जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, कभी नाम सुना है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का? जी सर, नाम उनके बारे में मुझे सिर्फ 2 लाइन बता दीजिए कि वो किस तरह के अधिकारी होते हैं? चीफ सेक्रेटरी सर नहीं पता है? नहीं नहीं डिटेल जानते। नहीं पता। कुछ नहीं बोलो। अब्दुल, Yes, sir. अब्दुल आप हमें बताइए कि मान लीजिए आप परिवहन विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, ठीक है? Yes, sir. सरकार आपसे कुछ सुझाव मांग रही है कि हम परिवहन विभाग में कुछ सुधार करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सुझाव दूंगा कि सर कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आधार कार्ड जैसे सर ऑनलाइन वो डाउनलोड कर लेता है, उसे कर ले, एक तो ये। और सर दूसरा मेरा सुझाव होगा सर कि ये सर सोचिए। और कुछ सोचिए, तो थिंकिंग का क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट सोच कर चिड़िया के बाद। अब्दुल आप तकनीक का विद्यार्थी हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि तकनीक, कहा जाता है कि तकनीक इतना प्रगति कर गया है कि हो सकता है कि मानवीय जो सभ्यता है क्रैश कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्या लगता है आपको? सर ऐसा नहीं है सर, नहीं कर सकते। बताइए। कुछ उसमें सर सब प्रिकॉशन देख के सर तकनीकी का यूज किया जाता है सर, प्रो एंड कॉन्स दोनों को देख कर किया जाता है कि जब ह्यूमन लाइफ पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसके अनुसार। ठीक है।
अभी आप ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चर्चा में बहुत दिन से रह रहा है, बहुत समय से, लेकिन अभी देख रहे हैं कि इधर हाल फिलहाल से कुछ वर्षों से, लगभग 2, 4, 5, 10 वर्षों से भारत के साथ साथ कई राष्ट्र इसको लेकर एक्टिव हो चुका है। आप हमें ये बताइए, साइंस की प्रगति तो लगभग अगर देखा जाए तो आज से 400-500 साल पहले से भी कंटिन्यू हो चुका है। उस समय क्या साइंस को ऐसा नहीं लगा, या साइंस जो रिसर्च कर रहे थे कि इन फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग जैसा घटना हो सकता है दुनिया में, इसलिए हम कुछ इस तरीके से प्रगति करें कि इस प्रकार की समस्या का सामना ही ना करना पड़े। जैसे आप तकनीक के विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि आपकी जो है जो अभी तकनीक को जो काम किया जाएगा, ठीक ना, जो चीज़ डिस्कवर किया जाएगा, हो सकता है कि अगर 400-500 साल बाद ये एक समस्या बन जाए। तो हम अभी से उस पर क्यों ना काम करें कि समस्या ही ना बने। जैसे कि इस पर काम नहीं किया गया ग्लोबल वार्मिंग पर, समस्या आज बन गई है। जैसे तो आप क्या करना चाहेंगे इन फ्यूचर 500 साल वर्ष बाद ऐसा कुछ ना हो जो आपके द्वारा काम किया जाएगा? सर उसके लिए सर पहले से सर सोचना पड़ता है। जैसे सर ग्लोबल वार्मिंग की सर जैसे आपने बात की सर, ग्लोबल वार्मिंग की सर आई थिंक मुझे तो जहाँ तक याद है सर 1980 के ब्लैक होल वहाँ से आया सर, जैसे सर रेफ्रिजरेटर का लोगों ने यूज़ किया CFC का, वहाँ से सर ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ने लगा, दिखने लगा सर। और आज के डेट में ये सर एक चुनौती बन गई है, और ये 2 डिग्री सेल्सियस उस टाइम के अनुसार सर इंक्रीज कर चुका है। और आगे के लिए सर इस चीज़ को सर कम करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जा रहा है, तो इससे बेटर ऑप्शन है। और आगे सर देखा जाए क्या आगे के लिए कुछ। अच्छे, आपने अभी पेट्रोल डीजल पर बात कर रहा था, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल से जो देश की जो निर्भरता कम हो रही है, भारत के साथ साथ बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं, हम पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करके हम कोई दूसरा एनर्जी पर बात करें, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि विश्व का कुछ ऐसे भी देश हैं जो इससे निगेटिव रूप से प्रभावित होंगे, उनका इकोनॉमी, क्या बहुत सारे हैं? हाँ जी सर, जैसे ओपेक कंट्री है वो निगेटिव रूप से प्रभावित होंगे, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई का, कुवैत, ये सर ज़्यादातर से प्रभावित होंगे। ये इनको इकोनॉमिक है सर डिपेंड है सर, ये क्रूड ऑयल पे सर डिपेंड है। मान लीजिए आप ओपेक का प्रेसिडेंट हैं, ठीक, या चेयरमैन हैं, तो आप क्या विकल्प आपके पास होगा आपकी इकोनॉमी को सस्टेन करने का? ओपेक सर ये तो समूह है सर। हाँ, समूह है, तो आप जितने भी देश हैं उसको क्या एडवाइस करेंगे आप? सर मेरा एडवाइस ये होगा कि सर वो खुद पेट्रोल में सब ब्लेंड करके चीप रेट में जो दे, मेथनॉल का ब्लेंड करके वो दे कि गाड़ियों को कुछ वहाँ सस्ता पड़े उन लोगों को, और थोड़ा कम मार्जिन पर सेल करे कि जिनसे उनकी इकोनॉमी चल सके। अभी आपने कहा सर के क्वेश्चन का कि CFC हटा, सर ने क्वेश्चन पूछा ग्लोबल वार्मिंग पर, इसमें आपने कहा CFC हटा के HFC ले आने के लिए, ये तो खुद में ही एक समस्या है मैम। तो ये तत्काल के लिए, अभी के पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए ये सर ऐसा किया गया। आप मुझे बता सकते हैं कि जो HFC का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर? कहते हैं कि वो तो CFC से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका मैम इफेक्ट सोच नहीं पा। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आपने APJ अब्दुल कलाम से कुछ प्रेरणा ली है? आप तो उसके नाम के कॉलेज में पढ़े हुए हैं। यस मैम। आप मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जिससे आप उनके व्यक्तित्व से प्रेरित हों। यस मैम। मुझे बताइए ऐसी कुछ बातें। मैम APJ अब्दुल कलाम एक बहुत से मीडियम फैमिली से, छोटे फैमिली से आए थे, और उन्होंने अपना कैरियर बहुत स्ट्रगल करके स्टार्ट किया था, और वो एरोडायनेमिक इंजीनियर बने, और DRDO में वो सर्व किए, और पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइल दिए देश को, और भारत के प्रेसिडेंट भी रहे। उनका जीवन एक प्रेरणा से है सर। प्रेरणा, ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू। वापस आइए। बैठिए।
बड़ी आपने पॉइंट किया है, आपने वहाँ से जब घुसे तो आपने ये नहीं देखा कि बीच में बैठा कौन है, ठीक है। यस आपने चेयरपर्सन को नहीं देखा। चेयरपर्सन चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे है। में बिल्कुल पता नहीं है कि ये चेयरपर्सन बीच में बैठते हैं या साइड में नहीं, बैठते तो हैं। आप तीनों लोगों जान को लीजिए। आपको गुड मॉर्निंग बोल के आप एक मेंबर को ही सिर्फ बोल के तीनों मेंबर जो भी मेंबर्स बैठे हैं उनको आप अभिवादन कीजिए, उनको गुड मॉर्निंग करके एक बार देख लीजिए कि वहाँ पे बैठा कौन है, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। फिर आपने सिर्फ इनको देख के ग्रीट किया, ठीक है। बाकी दोनों को आपने मिस कर दिया। Yes. जब भी बोर्ड में कोई भी लेडी हो या कोई भी मैम हो तो उनसे स्टार्टिंग होगी गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम, उसके बाद गुड आफ्टरनून सर्स, एस लग जाएगा। एक चीज़। दूसरा, अपने खुद कंट्रोवर्सी में फंसा दिया HFCs कह के, ठीक है। ऐसा कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं रखना है। दूसरी, मैंने कहा आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आपको खड़े होकर धन्यवाद बोलना चाहिए था। आप थैंक ये यू मैम बोले तो कोई सुनाई नहीं देता। हाँ, तो थोड़ा जोर से बोलिए, यहाँ से बोलिए। माइक से हट जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा जोर से आप इस पॉइंट को बोलिए। दूसरी बात है कि जैसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं वो तो ठीक, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, आप थोड़ी सी आपकी नज़र ऊपर जा रही है, नज़र ऊपर नहीं, कोशिश कीजिए नज़र नीचे रखने की। ऊपर जब आगे करते हैं ना तो ऐसा लगता है आप कुछ आंसर अपने मनगढ़ंत गढ़ रहे हैं, ठीक है। या आपको सोचने वाला जो क्वेश्चन है, सिचुएशनल क्वेश्चन जो होते हैं, आप उसमें बोल सकते हैं कि सर या मैम मैं इसमें से थोड़ा वक्त लेना चाहूँगा सोचने के लिए, या 1-2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। आपको बोर्ड समय देगा, ठीक है। बाकी सर देखिए, जो भी मैं टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे किया, जो इंजन्स वगैरह से रिलेटेड जो भी है, हीट ट्रांसफ़र का मेथड मैंने पूछा, हाइड्रोस्टैटिक मैंने पूछा, तो बहुत क्वेश्चन तो जो सेंटेंस जो मगअप वाले क्वेश्चन है, जो फैक्ट्स हैं, वो तो आपने उसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अंदर में जा रहा हूँ उसके पूरे प्रोसेस के बारे में, तो वहाँ पे आपको बड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो पैनल्स आपसे ज़्यादातर टेक्निकल आस्पेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जैसे मैडम ने पूछा, सर ने पूछा कि जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड ये जो गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आज के डेट में हो रहा है, और वर्ल्ड लेवल पे जो है सबमिट हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उस पर सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है क्या नहीं, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बाद बाकी इटिकेट का मैम ने